हम्म, तो एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर पढ़ लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आइसोटोप सिंबल्स पढ़ लिया कैसे लिखे जाते हैं, आइसोटोप्स पढ़ रहे हैं। आइसोटोप्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिख दिए मैंने ये 3, और कार्बन के आइसोटोप्स लिख दिए ये 3। तो ऐसा नहीं है कि इतने ही इतने आइसोटोप्स होते हैं, हर एलिमेंट्स के बहुत बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 10 10 15 15 20 20 आइसोटोप्स भी हो सकते हैं एक एक एलिमेंट के। लेकिन हम वो आइसोटोप्स लिखते हैं जो नेचर में सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें, सबसे इजीली, सबसे ज्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। उन आइसोटोप्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उन्हीं को जनरली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है, और ये भी चीज पढ़ी हुई है आपने बट मैं फिर भी बता देता हूँ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1 होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन के, फर्स्ट वाले हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, फर्स्ट वाले वन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है। ठीक है, और 0 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता लगा ये? प्रोटॉन हाँ इक्वल जी, टू शर्मीन पता है ये इलेक्ट्रॉन। कैसे? हाँ, प्रोटॉन जो होता है वो ये होता है बेसिकली। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन है वो ये है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे पता लगेगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। सो दिस इज प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो इसीलिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आया, 0 आ गया। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि चार्ज जो है वो 0 है, तभी 0 चार्ज आया। शर्मीन आप बताओ इसके अंदर, अगले वाले के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे दूसरे हाइड्रोजन में, दूसरे आइसोटोप में हाइड्रोजन के? सर 1। 1। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन भी 1। न्यूट्रॉन 1 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। ठीक है, फिलहाल अगले वाले में बताओ कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? सर मुझे डाउट, हाँ बताओ क्या डाउट है? दैट जो डिटरमाइन करने वाला न्यूट्रॉन है। देखो, एटम के सिंबल में, जो भी एटम का सिंबल, जैसे इसको देख लो, ऊपर वाला जो अभी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन को देख लो यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ होता है वो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर लिखा होता है नीचे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना 7, और ऊपर मास नंबर लिखते हैं। तो नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और जो ऊपर मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आई बात समझ में? हाँ हिलाल। और हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। हिलाल समझ में आ गई बात? जी अच्छा, अब बताओ फिर थर्ड वाले हाइड्रोजन में, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन कितने हैं? हिलाल आवाज आ रही है? हाँ, प्रोटॉन 1 है। माइक माइक खोलो अपना और बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखो, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं? 3 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 2 आ जाएंगे। हाँ जी हिलाल, समझ में आया? यस सर। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 1 1। वेरी गुड। अगला वाला जल्दी से हिलाल आप ही बताओ फटाफट, कार्बन का बताओ। प्रोटॉन 6 है। 6 है। न्यूट्रॉन 6 6, और इलेक्ट्रॉन 6 6। वेरी गुड। तो इसमें 6 7 6, इसमें 6 8 6। तो आप देखेंगे क्या डिफरेंट है आइसोटोप्स के अंदर, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट है। देखो, तो आइसोटोप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सर एक बात पूछनी थी। बताइए। सर जैसे कि ये है तो एक ही एटम्स, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
तो फिर इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? ये नेचुरली एग्जिस्टिंग है। देखो कई बार जब एटम जब फॉर्म होते हैं ना, तो ये उसकी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। जब एटम फॉर्म होते हैं तो न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है एटम का, तो कितने प्रोटॉन कंबाइन करेंगे और कितने न्यूट्रॉन आएंगे, वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। अब वो क्यों करते हैं ऐसे, उसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते केमिस्ट्री में कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। या फिर मैं ना आपको एक ब्रीफ लेक्चर शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वांटम थ्योरी को बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब पे। मतलब मैं यहाँ इसलिए नहीं समझा सकता कि उन्होंने 3D मॉडल्स वगैरह यूज किए हैं। तो आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू ऑन द यूट्यूब, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वो आप देखना, तो आपको ये सब चीजें जो है ना बेसिक्स थोड़े से अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, जी सर। अब देखो सर ये एटॉमिक जो मास। एलिमेंट्स होती हैं वो एटम्स को कंबाइन करके तब एलिमेंट्स बनते हैं, तो फिर हम ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनको एटम्स क्यों नहीं कहते? एलिमेंट्स के आइसोटोप्स क्यों कहते हैं? नहीं, एलिमेंट देखो, एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम को भी बोला जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को भी बोला जा सकता है, और आइसोटोप्स को एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं एलिमेंट हम। एलिमेंट्स तो ये जो सर हाइड्रोजन, हाँ बोलो। एलिमेंट एटम्स को जो कंबाइन कर कर बनता है उनको कहते हैं ना, एक को तो सिर्फ एटम ही कहते हैं। हम्म। हाँ हाँ, नहीं, अगर कोई चीज मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे एलिमेंट भी बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये इंटरचेंजेबल टर्म है। बहुत सारे एटम्स के एक साथ इकट्ठे होने को एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन अगर कोई चीज एक एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे गैस होती है, नोबल गैसेस, हीलियम। अब हीलियम का अगर एक बलून के अंदर हीलियम भरी हुई है, तो बलून के अंदर भरने के बाद भी हीलियम के एटम सारे एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो क्या हम हीलियम को एलिमेंट नहीं बोल सकते? बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं हीलियम को एलिमेंट? जैसे मोनो एटॉमिक होती हैं तो उनको तो एटम ही बोलना चाहिए ना, उनको एलिमेंट्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो नहीं, सिंगल ही ये है। टर्म टर्म देखो, बिल्कुल सही बोला तुमने, ये टर्म इंटरचेंजेबल है। सही बात बोली तुमने कि उनको एटम्स ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो कंबाइन ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे से अलग अलग रह रही हैं गैसेस, तो फिर जो उनको टेबल एटम बोल। बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, तो हम्म। उसमें भी एलिमेंट्स ही बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, एटम पीरियड टेबल ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, तो वो बस टर्म को थोड़ा सा लूजली इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सर पर वो थोड़ा तो लूजली यूज। उनको एटम्स ही बोलेंगे हाँ ना। तो हाँ बिल्कुल, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कुछ चीजें एलिमेंट्स ना कहकर एटम्स भी कही जा सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कोई। आप उनको बोल सकते हो, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, जी सर। अच्छा अब देखो इस टॉपिक पे आते हैं, अगले पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है सिंपल वर्ड्स में मास ऑफ वन एटम। ठीक है, किसी भी चीज के एक एटम का मास। ठीक है, या सिंपल वर्ड में और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सही वन ग्राम एटम। में मतलब? नहीं, उस पे भी आऊंगा अभी मैं, 1 मिनट दो बस मुझे, आ रहा हूं मैं आपके आंसर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस क्यों लिखा है कि जब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूँ ना, तो हम इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसिडर करते नहीं है जनरली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा हल्के होते हैं वेट में कि उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बेसिकली जब भी एटॉमिक मास की बात की जाती है तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लिखते नहीं है उसे मास ऑफ न्यूक्लियस, लिखते हैं हम मास ऑफ एटम। ठीक है, अब मैं इनकी बात पे, सवाल पे आता हूँ जो अभी पूछा कि इसको ग्राम में मेजर करते हैं क्या। बिल्कुल आपने सही बोला, कर सकते हैं मेजर, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, कर सकते हैं मेजर, लेकिन करते नहीं है। आप जैसे एक बात बताइए मुझे, किसने पूछा था ये सवाल? अक्षत सर ने? हार्दिक। हार्दिक। हार्दिक, हाँ। हार्दिक, अब एक इस चीज का जवाब दो, अगर आपको अपना मास बताना है अपनी बॉडी का, तो कौन सा यूनिट में यूज करोगे बताने के लिए? मास सर का कौन सा केजी। यूनिट? केजी, वेरी गुड। अगर आपको एक पेन या पेंसिल है उसका मास बताना है तो क्या यूज करोगे? ग्राम। ग्राम। अगर एक एलिफेंट का मास बताना है तो क्या यूज करते हैं, एलिफेंट का या वेल का? केजीज। टन्स यूज करते हैं, टन्स, टन्स टन्स या टन्स क्विंटल्स, टन्स। है ना, हाँ टन्स या सर क्विंटल्स, टन्स। क्योंकि बड़ा यूनिट यूज करते हैं, है ना। अगर आपको एक बैक्टीरिया का मास बताना है तो क्या यूज करोगे? सब मिलीग्राम्स। मिलीग्राम, या उससे भी छोटा हो सकता है माइक्रोग्राम, है ना। यस सर। तो बेसिकली तुम ऑब्जर्व क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि जब तुम्हारे पास
छोटा चीज होती है तो तुम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हो, बड़ी चीज होती है तो बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हो। ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हारा वेट, तुम्हारी बॉडी का वेट माइक्रोग्राम में बताऊं, तो माइक्रोग्राम में इतना बड़ा सा नंबर बन जाएगा, कुछ बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली यस ये सर। थोड़ी बता, इतना बड़े बड़े नंबर यूज करना, कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होगा। सिमिलरली एटम कितनी छोटी चीज है ना, आपको पता है बहुत ज्यादा छोटी चीज है। तो अगर एटम का मास जो है 10⁻⁻15 ग्राम की रेंज में आता है, या सॉरी इससे भी कम है, सॉरी 10⁻⁻23 ग्राम्स की रेंज में आता है। तो अगर इस नंबर को लिखना होगा तो मैं जीरो के पीछे 23 जीरोस लगाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल कीप गोइंग। तो इतना छोटा नंबर ग्राम्स में लिखना सेंस बनाता है कहीं से? नो सर। नहीं ना, बहुत अजीब सी चीज हो जाएगी, मतलब सारी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना कॉमन पब्लिक के लिए। देखो साइंस का पर्पस ये नहीं होता कि सिर्फ साइंटिस्ट पढ़ सकें साइंस। साइंस को अगर सिर्फ साइंटिस्ट पढ़ सकते हैं तो स्कूल में आप सीखते कैसे? अगर एक्चुअल में एटम्स की बात करूं डिटेल में, जब आप एटम साइंटिफिक लेवल पे पढ़ोगे तो आप तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे, तो कोई सीख ही नहीं पाएगा साइंस का। साइंस का पर्पस होता है साइंस को इजी बनाना, ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके और धीरे धीरे समझते समझते अपनी समझ को बढ़ते बढ़ते साइंटिस्ट बन सके आदमी। या जिसको नहीं भी बनना साइंटिस्ट, उसको भी बेसिक चीजें तो पता हो ना अपने आसपास की। तो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये होता है कि चीजों को ईजी बनाना पब्लिक के लिए समझ। अब अगर हम ग्राम में मेजर करते हैं एटॉमिक एटम का मास, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे कि नॉर्मल पब्लिक देख के ही घबरा जाएगी, अरे 10⁻⁻23 अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे समझूं। तो हमने क्या किया, मास के लिए एक नया यूनिट डिटरमाइन कर दिया, सॉरी, यूनिट ऑफ मास, सॉरी एटॉमिक मास, नॉट मास। अच्छा, इस पे आने से पहले पहले मुझे कोई बताएगा कि मास का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, ऐसा यूनिट मास का? क्या किसी को Yes, पता है sir. कि कैसे क्या है, व्हाट इज अ किलोग्राम? मतलब अगर मैं आज मान लूं कि सारे, मैं तो कहता हूँ सारे वेट्स जो अभी भी वेइंग मशीन है ना दुनिया में, तुम्हें कोई वेइंग मशीन नहीं मिल रही अभी इस टाइम पे, मान लो तुम्हारे पास कोई वेइंग मशीन नहीं है, तुम्हें किलोग्राम डिटरमाइन करना है, तो पता है दुनिया में सारे किलोग्राम, या वेइंग मशीन नहीं है, चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ो, ये मान लो कि पहला जो वेइंग मशीन बनी होगी 1 किलोग्राम, कहाँ से डिसाइड हुआ? कौन डिसाइड करता है कि 1 किलोग्राम कितना होगा? सर किसी चीज को रख के कि ये 1 kg के बराबर होगा। हाँ, तो क्या चीजें पता है किसी को? व्हाट इज दैट थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो डिसाइड सर करती है पूरी कार्बन दुनिया 12। में कि 1 किलोग्राम? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्बन 12 नहीं। मैं, वो तो आप एटॉमिक मास पे आ गए आप। किसी को नहीं पता ये चीज, चलो मैं बताता हूँ पहले मास क्या है, व्हाट इज अ किलोग्राम। तो व्हाट इज अ किलोग्राम, फ्रांस के अंदर एक लेबोरेटरी है अंडरग्राउंड, ठीक है, उस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, बिल्कुल हर चीज उसके अंदर कंट्रोल्ड है, उसके अंदर एक इस शेप का एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये शायद किसी ने पढ़ी हो, अभी याद नहीं आ रही मुझे लग रहा है आप लोगों को। एक इस शेप का एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, जो प्लैटिनम और इरिडियम, दो मेटल्स के अलॉय से बना हुआ है। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, अलॉय पता है ना, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो प्लैटिनम Yes, sir. इरिडियम का अलॉय है जिसका ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, जिसे कई साल पहले बनाया गया था। और ऐसे एक नहीं 7 सिलेंडर्स बनाए हमने। तो ओरिजिनल वाला तो है फ्रांस में, और उसकी जो बाकी 6 कॉपीज हैं या 7 कॉपीज हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितनी है, 6 या 7 कॉपीज हैं, उनको दुनिया में अलग अलग लोकेशंस पे इस सेम कंडीशन में सेम तरह की लैब बनाई है। और इसको भी ना एक जार के अंदर रख रखा है ऐसे करके, ये वैक्यूम सील्ड जार है, इस जार के अंदर हवा भी नहीं जाती, वैक्यूम है इसके अंदर कंप्लीट, इस जार में से रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 7 सिलेंडर सेम कंडीशन में दुनिया में अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, और ये है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम। दुनिया में जितने भी वेट बनते हैं, ठीक है, वो इसके हिसाब से बनते हैं। जितने भी 1 किलोग्राम वेट बनते हैं, अब हाफ किलोग्राम कैसे बनता है, इसका आधा कर दो, वो तो फिर 1 किलोग्राम एक बार डिटरमाइन हो गया, फिर तो बाकी सारी चीजें हो ही सकती है ना एक्यूरेटली डिटरमाइन। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम, द 1K, द बिग के, इसको बिग के भी बोला जाता है कई जगह, द बिग के, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी रिसेंटली 2018 में या 17 में ये चीज चेंज हो गई है, क्योंकि यही एक अकेली चीज थी जो फिजिकल फॉर्म में थी। क्यों चेंज करा इसको?
देखो मैंने बताया ना, इसकी ओरिजिनल कॉपी फ्रांस में और इसके 7 सिमिलर सिलेंडर्स जो बनाए थे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसकी, वो दुनिया में 7 अलग अलग लोकेशन पे रख दी थी, सेम कंडीशन। लेकिन उसके बावजूद जब 25 साल बाद इन्होंने सारे सिलेंडर्स को एक साथ लाके चेक करा उनका वेट, तो उनके अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ गया था, बहुत माइनर डिफरेंस आया था। मतलब ऐसा नहीं कि उससे तुम्हारे चावल अगर खरीदने जाओगे या चीनी खरीदने जाओगे तो उस पर फर्क पड़ जाएगा, मतलब वो शायद 1 ग्रेन ऑफ शुगर के बराबर भी नहीं था डिफरेंस, लेकिन इतना माइनर डिफरेंस, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए अभी इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, हमने नए तरीके से 1 किलोग्राम को डिटरमाइन किया है। अब वो कैसे किया है वो बाद का डिस्कशन है, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आई विल शेयर, जब ये चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी तो आई विल शेयर अ वीडियो विद यू अगेन। एक मैं चैनल शेयर करूंगा आपके साथ, उसको देखना, आपको बहुत अच्छे से, फिजिक्स के चैनल है वैसे वो, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, तो आपको कई चीजें उससे समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं 1 किलो। हाँ जी बताओ, अमान कुछ पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ वो डिफरेंस पहले भी था या अभी टाइम के हिसाब से आ गया? विद टाइम के साथ आया, 25 साल के अंदर। जब शुरू में जब सिलेंडर बनाए थे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर थे। तो 25 ऐसे साल के कैसे अंदर उनके कर अंदर, दिया किसी चीज को मास? क्योंकि हर जगह के किसी वेदर, हर जगह की हाँ, हर जगह की कंडीशंस अलग हैं। अब इस ट्यूब के अंदर वो कह रहे हैं उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन वैक्यूम क्रिएट करते टाइम हर 7 जो अलग अलग हैं उन 7 के अंदर पार्टिकल्स ऑफ एयर गए होंगे, थोड़े बहुत तो गए होंगे जो इस पे चिपक गए होंगे या कुछ ना कुछ। तो अगर किसी पे भी एक छोटा सा भी पार्टिकल इधर का उधर चिपक गया तो इतना माइनर डिफरेंस आ सकता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो 7 डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं इसके ऊपर जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो साइंटिस्ट भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाया 100% एक्यूरेसी से कि क्यों आया ये डिफरेंस, लेकिन सबको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच कैन मेक दिस डिफरेंस। नाउ वी कैन नॉट पिन पॉइंट, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस चीज की वजह से आया है डिफरेंस। कई सारी चीजों की वजह से भी आ सकता है, किसी एक चीज की वजह से भी आ सकता है। ठीक है मान, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, तो ये दिस इज बिग के, ठीक है, मैं इसे मिटा नहीं रहा, ये याद रखना है आगे। अच्छा, अब हम आते हैं एटॉमिक मास के यूनिट। तो हमने देख लिया कि कैसे हम मास का यूनिट डिटरमाइन करते हैं। साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि भाई ये सिलेंडर है। पहले सबसे पहले ना वाटर को लिया जाता था, वाटर का एक मोल लिया जाता था जिसको बोला जाता था कि 1 kg के बराबर है। फिर चेंज करते करते फाइनली हम प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर पे आए। कैसे आए वो लंबी स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो सेम तरीके से हमने एटॉमिक मास यूनिट डिटरमाइन करने की कोशिश की। अब नॉर्मल मास तो हमने बना दिया प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, एटम का मास कैसे बनाए? तो एटम का मास बनाने के लिए हमने कहा कि भाई इमेजिन करो कि एक कार्बन का एटम है, ठीक है, हम देख नहीं सकते एटम को, बाय द वे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कार्बन का एटम है। कौन सा एटम है? कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं ना, ये कार्बन 12 वाला है, C12 वाला आइसोटोप है, उसका एक एटम है। ठीक है, इसको हमने कहा इसको 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं बना नहीं रहा एग्जैक्टली 12 कैसे होंगे, बट मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 पीसेस में, 12 इक्वल पीसेस, 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, और इसमें से जो 1 पीस है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। और बाद में उसे बस उसके नाम को चेंज करके 1U कर दिया गया, 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, AMU बोलते थे, AMU और U सेम चीज है, बस नाम बदल दिया उन्होंने थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर को कहा था कि ये 1 kg है, ऐसे ही एटम का मास बनाने के नापने के लिए हमने एक नया यूनिट डिटरमाइन किया। वो यूनिट क्या है? U। ठीक है, वो यूनिट क्या है? U। तो एटम का मास जो है हम U में नापते हैं। ठीक है, एटम का मास मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल U। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है ऐसे सिर्फ एक पीस के बराबर है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1U। हीलियम ऐसे 4 पीसेस के बराबर है, तो हीलियम का मास होता है 4U। ठीक है, लिथियम ऐसे अच्छा, अब सॉरी, मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा मैंने एक गड़बड़ बताई है अभी तुम्हें चीज। हाइड्रोजन का मास 1U नहीं होता, हाइड्रोजन का जो 1 1 वाला आइसोटोप है, ठीक है, वो
एग्जैक्टली 1 पीस के बराबर नहीं होता, वो 1.008 पीसेस के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का मास होगा 1.008 U। अब तुम सोचोगे ये चीज कहां से आ गई? ठीक है, हर एटॉमिक मास, एवरी सिंगल एटॉमिक मास दैट यू हैव रेड एज अ होल नंबर was not actually a whole number, it was rounded off। कोई भी एटॉमिक मास कभी भी होल नंबर में नहीं होता, सारे के सारे एटॉमिक मास राउंड ऑफ किए हुए होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी, मैं सारे लिख के दिखाता हूँ 1 मिनट, क्योंकि याद मुझे भी नहीं है और आपको भी याद एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए ये चीज बता रहा हूँ आपको। देखिए जरा, तो हीलियम जो होता है वो 4.002 होता है असल में U। लिथियम जो होता है वो 6.94 होता है, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं। इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम को हम नॉर्मली 9 लिख देते हैं, बट वो 9.012 होता है। ठीक है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन को जनरली हम 11 लिख देते हैं या 10 लिख देते हैं, लेकिन ये असल में 10.81 होता है। ठीक है, इनको राउंड ऑफ करके लिख लिया जाता है। इसको हम लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 4U, इसको लिख देते हैं 7U, इसको लिख देते हैं हम 9U, इसको लिख देते हैं हम 11U। तो जो आपने एटॉमिक मास जितने भी सीखे हैं ना 9th क्लास में 10th क्लास में, जो भी लिखे हैं, एटॉमिक मासेस कभी भी राउंड फिगर में नहीं होते, दे आर ऑलवेज सम नंबर विद सम डेसिमल प्लेसेस। यही था डिफरेंस मेनली एटॉमिक मास और मास नंबर में। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो हम तो सोचते हैं क्या चीज, कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज होगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये करके दिखाता हूं आपको, देखो, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक मास असल में क्या है 1.008। कार्बन का मास नंबर 12 है, कार्बन 12 आइसोटोप का, लेकिन उसका एटॉमिक मास भी हम 12 लिख देते हैं। ठीक है, हम एटॉमिक मास भी 12U लिख देते हैं, लेकिन 12U नहीं होता, 12.011U होता है। शर्मीन, बात समझ में आई? जी सर। एटॉमिक मास और मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास कभी भी, ऑलमोस्ट नेवर, इट विल नेवर बी अ होल नंबर। ठीक है, हीलियम 4.002U होगा। ठीक है, ये किसने मास के यूनिट वाला क्वेश्चन पूछा था? हार्दिक ने। यस सर। हार्दिक, क्लियर है अब? यस सर। और हमने कैसे डिटरमाइन किया मास का यूनिट, ये बात भी क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो आज मैं और ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज सेटिस्फाइड एंड हैज नो अदर डाउट्स। Yes, अगर sir. डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।